हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं रूस की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ रसिया। रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी है, प्रतिनिधि है। शीत युद्ध के चैप्टर में हमने बात की थी कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था और रूस के रूप में उसका नया उदय हुआ। बहुत से देश जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा होते थे वो स्वतंत्र देश बन गए, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और भी बहुत से देश हैं जो राष्ट्रकुल में शामिल माने जाते हैं। तो शीत युद्ध के दौर में और शीत युद्ध के बाद के दौर में सोवियत संघ की विदेश नीति में या जो रूस की विदेश नीति में बदलाव आया है। जब रूस सोवियत संघ था तो उसकी विदेश नीति का जो सबसे प्रबल उद्देश्य था वो साम्यवाद का विस्तार था कि अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया भर में फैला दें। उसके लिए वह दूसरे देशों में वामपंथी दलों को सपोर्ट करते थे, इकोनॉमिक सपोर्ट भी करते थे, बाह्य जो प्रोटेक्शन है विश्व राजनीति में वो भी देते थे, और उसके लिए सैन्य गुटों का इस्तेमाल करना, आर्थिक सहायता देना। यानी कि उस समय एक आइडियोलॉजी की लड़ाई थी और वो लड़ाई इस बात की थी कि पूंजीवाद से बेहतर साम्यवाद है और दुनिया की भलाई इसी में है, इसलिए दुनिया के देशों को साम्यवादी विचारधारा में रंग देना था। और उस साम्यवादी विचारधारा के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे, जिनमें आर्थिक सहायता भी थी, षड्यंत्र भी थे जिसे हम कूटनीति कह सकते हैं, और सैन्य गुटों का निर्माण भी किया गया उस दौरान। तो ये सब उस दौरान चल रहा था। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और रूस का अभ्युदय हुआ तो उसके बाद रूस उतना पावरफुल तो नहीं रहा जितना कभी सोवियत संघ होता था। लेकिन 21वीं सदी में रूस ने भी अपने कुछ टारगेट्स तय किए विदेश नीति के, और उसके भीतर भी कहीं ना कहीं ये बात घर करती रही है कि उसकी एक गौरवशाली विरासत थी जो दुनिया में उसे अमेरिका के बराबर समझा जाता था, आज वो नहीं है। इसलिए उसकी पहली कोशिश यही रही है कि वो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे। ये अलग बात है कि वो अभी उतनी चुनौती नहीं दे पा रहा है जितनी वो उम्मीद करता है, और इसके लिए वो क्षेत्रीय गुटबाजी में यकीन करता है। रूस ये चाहता है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो देश तेज़ी से एक आर्थिक शक्ति या सैन्य शक्ति के रूप में जो देश उभर रहे हैं, उन देशों को अपने साथ लिया जाए और अमेरिका के खिलाफ एक गुटबाजी की जाए। रशिया की कोशिश थी कि रूस, चाइना और भारत मिलें और फिर वो अमेरिकी प्रभुत्व को एशिया में चुनौती दे। हालांकि भारत ने इस गुटबाजी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि भारत गुटीय राजनीति में यकीन नहीं करता है। भारत ये समझता है कि दुनिया में किसी भी देश के अनुचित प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए यूएनओ की जो भूमिका होनी चाहिए
तो भारत की कोशिश यूएनओ को मजबूत करने की है, ताकि दुनिया के भीतर कोई भी राष्ट्र अगर मनमाना व्यवहार करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, तो उसका निपटारा यूएनओ के जरिए हो, गुटीय राजनीति के जरिए नहीं हो। क्योंकि गुटीय राजनीति तो फिर वही शीत युद्ध के दौर में पहुंच जाएगी, और भारत ने तो उस दौर में भी गुटीय राजनीति का समर्थन नहीं किया था, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया और एक अलग ही रास्ता अख्तियार किया। तो भारत ने कभी इस क्षेत्र में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, और यही वजह है कि रूस फिर धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब भी जाने लगा, और कश्मीर के मुद्दे पर भी वो उसका जो स्टैंड है वो भारत के साथ उतना क्लियर नहीं रहा जितना शीत युद्ध के दौर में होता था। क्योंकि शीत युद्ध के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो पावर का संतुलन है वो बदला, और अमेरिका दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, और नई प्रतिस्पर्धा अमेरिका और चाइना के बीच उपजी, तब अमेरिका को लगा कि भारत एक ऐसा देश है जो चाइना को अपोज कर सकता है, क्योंकि वो चाइना के बेहद करीब है और उसके अपने विवाद हैं। तो शीत युद्ध के बाद के दौर में अमेरिका के लिए पाकिस्तान की बजाय भारत ज़्यादा भरोसेमंद साथी है, अगर वो अपने हितों को देखता है तो। हालांकि पाकिस्तान को भी वो बराबर मदद पहुंचाता रहा है, लेकिन अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान अल्टीमेटली चाइना के करीब ही जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं और यहाँ का जो ट्रायंगल बनता है भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच के रिश्तों का, उसमें पाकिस्तान का चाइना के करीब जाना है एक स्वाभाविक है। तो वो मानता है कि ये पाकिस्तान को चाहे कितनी भी मदद दी जाए, वो चाइना के बहुत विरोध में नहीं जाएगा। तो ये सब क्षेत्रीय संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय जो पावर बैलेंस, इन सब घटनाओं का एक परिणाम होता है। तो यहाँ हम थोड़ा इतर हो गए थे विषय से। तो रसिया की कोशिश रही है, हालांकि वो बराबर कर रहा है अपनी जो कोशिश है, पश्चिमी एशिया में भी अपना प्रभुत्व जमा रहा है। जनरल असद के साथ वो मजबूती के साथ खड़ा रहा, और अमेरिका और जो रसिया के बीच जिस तरह का संघर्ष दिखा, उससे एक बार दुनिया को फिर से ये याद दिलाई कि भाई वो शीत युद्ध का दौर की कुछ झलकें वहाँ देखने को मिली। तो पहली जो रूसी विदेश नीति का लक्ष्य है कि अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना, और एक जो पैक्स रशिया है, जिस तरह पैक्स अमेरिकाना, यानी कि जो रूसी प्रभुत्व को फिर से कायम करना, अपनी यूएसएसआर की जो विरासत थी उसको फिर से हासिल करना, ये रूसी विदेश नीति का एक अहम लक्ष्य है। दूसरा जो लक्ष्य है वो परमाणु हथियारों के विस्तार को रोकना है, और ये जितने भी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र उन सभी का ये टारगेट है। रूस भी ये नहीं चाहता कि दुनिया में जो परमाणु हथियारों का निर्माण और देश करें, और ये परमाणु हथियारों की होड़ है, ये जो पावरफुल P5 देश हैं उनसे बाहर जाए। हाँ, शांतिपूर्ण उद्देश्यों का रसिया समर्थन करता है परमाणु हथियारों को लेकर, और उसने भारत के साथ भी परमाणु करार किया है 2008 के आसपास। तो ये जो उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी है वो है। और एक आतंक के विरुद्ध जो युद्ध है उसमें रसिया हमेशा साथ रहा है, और उसने कभी भी आतंकवाद के किसी भी रूप को पिछले 20 वर्षों में तो कम से कम पोषित नहीं किया। तो जीरो टॉलरेंस रही है टेररिज्म के प्रति रसिया की जो फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा है। और इसका अपना एक कारण भी ये भी है कि चेचन्या एक क्षेत्र है रूस के भीतर ही, और वहाँ एक अलगाववादी संगठन है जो बराबर हमले भी करता है, चरमपंथ के रास्ते को अपनाता है। तो रसिया खुद भी आतंक को लेकर काफ़ी तकलीफ़ में रहा है। इसलिए जो ही अमेरिका पर जब 2001 में हमले हुए आतंकी,
तो रसिया ने भी अमेरिका का इस मुद्दे पर साथ दिया, और जब ब्लैक लिस्ट बनी दुनिया भर में आतंकवादियों की, तो उसमें चेचन्याई विद्रोहियों को भी शामिल किया गया। तो ये उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। रशिया की विदेश नीति का एक हिस्सा ये भी है कि वो अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाए और दुनिया भर के बाज़ारों में अपनी पहुंच बनाए। इसलिए वो अलग अलग क्षेत्रीय संगठनों से भी जुड़ रहा है। आर्थिक जो क्षेत्रीय संगठन हैं वो द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो अपने व्यापारिक रिश्ते हैं उनको भी मजबूत कर रहा है। वो यूरोपीय संघ के देशों से भी अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश में है, और ब्रिक्स संगठन से वो जुड़ा है। ये SCO जो संघाई सहयोग संगठन है उनसे, तो बहुत से क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के जरिए और वो दुनिया के बाज़ारों में अपनी पहुंच बनाने के लिए लगातार सक्रिय है। रशिया की जो विदेश नीति का एक और जो अहम हिस्सा है वो है जो ब्रेटन वुड वित्तीय प्रणाली है, उसको चुनौती देना और उसके किसी नए विकल्प पर निर्माण की कोशिश को आगे बढ़ाना है। ब्रेटन वुड एक सम्मेलन हुआ था जिसके ज़रिए IMF, वर्ल्ड बैंक और गेट, ये 3 संस्थाएं वहाँ से निकली थी। गेट का काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखना था। IMF का काम जो व्यापार को लेकर राष्ट्रों के बीच जो भुगतान संतुलन की समस्या आती थी तो उसको दूर करने के लिए आर्थिक सहायता देना था। और वर्ल्ड बैंक का काम था कि दुनिया में जो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में और विकास के क्षेत्र में पुनर्निर्माण में राष्ट्रों को मदद करना था। जैसे कहीं कोई बांध बनाया जा रहा है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, अगर सरकारों को वित्तीय सहायता चाहिए होती थी तो वो वर्ल्ड बैंक से ली जाती थी। तो इन संस्थाओं में रूस का जो स्थान है, जगह है, वो उतनी प्रभावशाली नहीं रही। और आज यूरोपीय संघ बहुत तेज़ी से उभर रहा है, रूस उसके करीब भी जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस ये चाहता है कि इन संस्थाओं में जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका का प्रभुत्व है उसको मतलब जगह ना मिले, और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग है उसको रशिया ने बहुत प्रमोट किया था शीत युद्ध के दौर में। आज भी वो मांग तो उठती रहती है, ख़ासतौर पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए उसके मंच से जब भी 3-4 वर्ष में नाम का शिखर सम्मेलन होता है तो वो मांग फिर से भी उठती है। लेकिन शीत युद्ध के बाद समाप्ति के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग है वो बहुत कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि उसके पीछे रूस का समर्थन था। तो रशिया आज भी ये चाहता है कि डॉलर का जगह कोई और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा बने वो ले, और इन संस्थाओं में खास देशों के प्रभुत्व को रोका जाए। तो ये सब कोशिशें रशिया की जारी हैं। तो बेसिक रूप से यही जो रूस की विदेश नीति है उसके आधार हैं, और जब हम क्लास में मिलेंगे तो हम नए सिरे से और व्यापक रूप से इस विषय पर बात करेंगे। आज के वीडियो में तो अभी इतना ही है। धन्यवाद।